कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के लिए मुहिम आज शाम 5 बजे हो जाएगी खत्म। रियासत की 224 असेंबली सीटों के लिए 10 मई को होगी वोटिंग। नताइज 13 मई को आएंगे सामने। कर्नाटक में वोटरों का दिल जीतने के लिए तमाम पार्टियों ने झोंकी पूरी ताकत। बीजेपी, कांग्रेस, जेडीएस और आम आदमी पार्टी समेत तमाम पार्टियों का स्टार कैंपेनर चला रहे हैं जबरदस्त इंतखाबी मुहिम। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज चंडीगढ़ में इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर का करेंगे इफ्तिताह। साइबर एंड सिक्योरिटी सेंटर का भी रखेंगे संग बुनियाद। हेरिटेज सेंटर में मुख्तलिफ फनपारों और नमूनों के जरिए भारतीय फिजाइया के ऑपरेशंस के मुख्तलिफ पहलुओं को किया जाएगा पेश। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण आज मालियात इस्तेहकाम और तरक्याती कौंसिल FSDC की 27वीं मीटिंग की करेंगी सदारत। आलमी और मुल्की चैलेंजेस के पेश नजर मईशत की हालत का भी लेंगी जायजा। मणिपुर में हालात तेजी से आ रहे हैं मामूल पर। वादी के किसी जिले से तशद्दुद की कोई ताज़ा खबर नहीं। फौज हेलीकॉप्टरों के जरिए तशद्दुद से मुतासिरा अजला की कर रही है निगरानी। हजारों लोगों ने जिला इंतजामिया और सिक्योरिटी फोर्सेस के इम्तियाजी कैंपों में ली है पनाह। केरल के मल्लापुरम में कश्ती पलटने के वाकये में मरने वालों की तादाद हुई 22। राहत और बचाव का काम जंगी पैमाने पर जारी। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने किया इजहार ताजियत। वजीर आजम ने मरने वालों के लवाहिकीन के लिए फीकस 2 लाख रुपए का किया ऐलान। और खेल की खबरों में गुजरात टाइटंस ने IPL में लखनऊ सुपर जायंट्स को 56 रन से दी शिकस्त। गुजरात की जानिब से शुभमन गिल ने खेली 94 रन की शानदार नॉट आउट इनिंग्स। एक और मैच में सनराइजर्स हैदराबाद में राजस्थान रॉयल्स को 4 विकेट से दी शिकस्त। और ताशकंद में जारी वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय बॉक्सर्स का शानदार मुजाहिरा जारी। मोहम्मद हसामुद्दीन क्वार्टर फाइनल में हुए दाखिल, वहीं दीपक भोरिया ने प्री क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डाल लेते हैं। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात की मुहिम आज शाम 5 बजे थम जाएगी। इंतखाबी मुहिम के आखिरी मरहले में तमाम जमातों ने वोटरों के दिल जीतने की अपनी सतह पर भरपूर कोशिश की है। बीजेपी, कांग्रेस, जेडीएस और आम आदमी पार्टी समेत तमाम पार्टियों के स्टार कैंपेनर पूरे जोरों शोर से इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, अमित शाह और JP नड्डा ने बीजेपी के स्टार कैंपेनर के तौर पर इंतखाबी कमान संभाली है। वजीर आजम की रैलियों और रोड शो की वजह से कर्नाटक में इंतखाबी माहौल मजीद गर्म हो गया है। वजीर आजम ने कल बेंगलुरु में रोड शो करके अवाम की हिमायत हासिल करने की कोशिश की। उन्होंने 5 असेंबली हलकों में इंतखाबी मुहिम चलाई। दूसरी जानिब बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह ने कर्नाटक के बागलकोट और बेलगावी में रोड शो और रैलियों के जरिए इंतखाबी चलाई और कांग्रेस पर शदीद हमला किया। बीजेपी सदर JP नड्डा ने भी कर्नाटक के कई हिस्सों में मुहिम चलाई और लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील की। जहां बीजेपी कर्नाटक की जंग में अपनी पूरी ताकत लगा रही है, वहीं कांग्रेस के लीडर भी मुसलसल अवाम से वोट मांग रहे हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी जोरों शोर से इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और रियासती सदर DK शिव कुमार पार्टी उम्मीदवारों के लिए जलसाए आम कर रहे हैं। जनता दल सेक्युलर के लिए उनके सरकर्दा लीडर देवेगौड़ा और HD कुमार स्वामी मुहिम की क़यादत कर रहे हैं। कर्नाटक की तमाम 224 असेंबली सीटों पर 10 मई को एक ही मरहले में पोलिंग होगी और इंतखाबी नताइज 13 मई को सामने आएंगे।
आम आदमी पार्टी कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में भी अपनी किस्मत आजमा रही है। आम आदमी पार्टी ने तमाम 224 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं। आम आदमी पार्टी ने पिछला इलेक्शन लड़ा था लेकिन अपना खाता नहीं खोल पाई थी। ब्रजेश कलप्पा जो कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं, बेंगलुरु के चक्कीपेट से पार्टी के उम्मीदवार हैं और दावा करते हैं कि पार्टी 5 सीटें जीत लेगी। आम आदमी पार्टी चिकपेट में बीजेपी उम्मीदवार उदय गरुड़ाचार्य को चैलेंज दे रही है। आज इंतखाबी मुहिम का आखिरी दिन है और आप पूरी कुव्वत के साथ मैदान में खड़ी है। डीडी न्यूज के नुमाइंदे ने ब्रजेश कलप्पा से इस सिलसिले में बातचीत की। कर्नाटक में चुनाव प्रचार थमने के लिए कुछ ही घंटे बचे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रचार के बीच दूसरी अन्य पार्टियां भी किस तरह से प्रचार कर रही हैं और आखिरी तक इस प्रचार में कैसा जोर लगा रही है, इस बारे में बातचीत की हमने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ब्रजेश कलप्पा से, जो चिकपेट से यहाँ से उम्मीदवार हैं और लगातार कोशिश में हैं और आम आदमी पार्टी की तरफ से एक ऐसा चेहरा बन गए हैं यहाँ पर चिकपेट में, जो यहाँ एक स्वच्छ और बेहतर सरकार देने का वादा कर रहे हैं। बात करते हैं ब्रजेश से। ब्रजेश, ये बताइए कि आप यहाँ से उम्मीदवार हैं और आपका कैंपेनिंग का तरीका अनोखा है, अंदाज अनोखा है, लेकिन जिस तरह का प्रचार कर्नाटक में चल रहा है उसके सामने आम आदमी पार्टी कहाँ खड़ी नजर आती है आपको? देखिए, आम आदमी पार्टी इस बार जो है ज़रूर अपना खाता खोलेगी और आम आदमी पार्टी का ये है कि इस बार जो है कम से कम 5 सीट आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा 20 सीट आने का चांस है। अगर बेंगलुरु जैसे शहर में आम आदमी पार्टी ने जो भ्रष्टाचार का मुद्दा कांग्रेस ने उठाया था, 40% सरकार का मामला जो बहुत ही पीक हुआ था, उस वक्त आम आदमी पार्टी क्यों इस मुद्दे को, भ्रष्टाचार के मुद्दे को, 40% कमीशन के मुद्दे को तूल नहीं दिया, क्यों इसको उठाया नहीं? बिल्कुल हमने उठाया हुआ है और मेरे खुद के स्टेटमेंट्स आप देखेंगे, काफ़ी स्टेटमेंट्स आए हुए हैं कि ये 40% की बात है। आप तो जानते होंगे कि जब केम्पना साहब का अरेस्ट हुआ था तो सिर्फ आम आदमी पार्टी ही थे वहाँ पर जो उनको बचाने की कोशिश में थे और कोर्ट के सामने मैं खुद जो है वकील के नाते पेश हुआ था। तो ये 40% का मुद्दा जो है बहुत बड़ी मुद्दा है और खासकर आम आदमी पार्टी के लिए। आगे बढ़ते हैं। वजीर मुमलिकत बराए उमूर खारजा और बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट मीनाक्षी लेखी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आम आदमी पार्टी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने अदालती हुक्म को गलत अंदाज में पेश किया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी जमानत के हुक्म को डिस्चार्ज की शक्ल में पेश कर रही है और अदालती अहकाम के जरिए आवाम को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की पूरी हुकूमत घपलों की हुकूमत है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ये कंटेम्प्ट ऑफ एजेंसीज है, ये कंटेम्प्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस है, क्योंकि इसको हमारी भाषा में चोरी और सीना चोरी कही जाती है कि पहले तो देश का नुकसान करेंगे, पैसा चोरी करेंगे और तमाम घोटाले घपलों में फंसे रहेंगे। और अभी जो 45 करोड़ वाला घोटाला आ रहा है उसकी भी रकम कहीं ज्यादा आ रही है, क्योंकि 23 मकानों को तोड़कर मुख्यमंत्री का निवास बनाने का प्रयास किया गया, नई कुछ दुकानें मकानें खरीदी गई। ये तो पूरी सरकार घोटालेबाजों की सरकार है। इलेक्शन कमीशन ने कर्नाटक में 10 मई को होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग से कबल एक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में कहा गया है कि कोई भी पार्टी या उम्मीदवार मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी की मंजूरी के बगैर इलेक्शन के दिन और एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में कोई इश्तिहार शाये नहीं करेगा। कमीशन ने कहा है कि काबिल एतराज़ और गुमराह कुन नौयत के इश्तिहारात पूरे इंतखाबी अमल को मुतासर करते हैं। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात की मुहिम आज शाम 5 बजे खत्म हो जाएगी। रियासत में इंतखाबी मुहिम अपने उरूज पर पहुंचने के साथ ही इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों को जारी करदा अपनी एडवाइजरी में शाइस्ता अंदाज में इंतखाबी मुहिम चलाने पर जोर दिया। मीडिया में इश्तिहारात के खिलाफ शिकायत पर कमीशन ने कहा कि कौमी जमातें और स्टार कैंपेनर्स इंतखाबी मुहिम के मतलूबा मयारात पर अमल करने के पाबंद हैं। एडिटर्स को एक अलग खत में इलेक्शन कमीशन ने वाजे किया कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के सहाफती तर्ज अमल के उसूल उन्हें तमाम मामलात के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं जिनमें उनके अखबारात में शाये होने वाले इश्तिहारात भी शामिल हैं।
कमिश्नर ने कर्नाटक में अखबारात के एडिटर्स को लिखे एक खत में कहा कि अगर जिम्मेदारी से इनकार किया जाता है तो उसे पहले से वाज़ेह तौर पर बता देना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तशद्दुद-ज़दा सूडान से कर्नाटक वापस लौटे लोगों से बातचीत की। हिक्की पिक्की कबीले के अरकान को ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान से शिवमोगा लाया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने गुफ्तगू करते हुए उनके तजुर्बात सुने। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि अगर कोई भारतीय शहरी दुनिया में कहीं भी फंस जाए तो उन्हें नींद नहीं आती। दरअसल सूडान में गुज़िश्ता कई दिनों से फौज और नीम फौजी दस्तों के दरमियान तसादुम जारी है। हुकूमत हिंद ने सूडान में फंसे भारतीय शहरियों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया, जिसके तहत अब तक 4000 से ज़ायद अफराद को बाहिफाजत घर पहुंचाया जा चुका है। दुनिया में कोई भी हिंदुस्तानी अगर फंस जाता है तो हम सोते नहीं है। और इसलिए हम दिन रात लगे रहे। अब हमारी चिंता ये थी कि कुछ राजनेता भाषणबाजी करने लगे, बयानबाजी करने लगे। हमें लगा कि अगर ये इस प्रकार से बोलेंगे और वहां ये लोग यहां छुपे हैं, पता चलेगा तो कोई मार देगा। तो चुपचाप काम करना था, चुपचाप आपको लेके आना था। जैसा आपने कहा, लूट भी चल रही थी तो हमें वो भी सुरक्षा करनी थी। तो हम नहीं चाहते थे कोई नुकसान हो। और हमें खुशी है कि आज देश के 4000 से ज्यादा अपने भाई बहन इस मुसीबत में से, और आपने तो युद्ध देखा है, गोलियों की आवाज सुनी है, लगी हुई आग देखी है, इतनी मुसीबत में से आप निकल करके आज पहुंचे हैं। देखिए, ये देश की ताकत है। देश की ताकत कभी मत भूलना। भूलोगे क्या? ये देश आपके लिए करता है। हाँ, कभी भी जीवन में किसी भी मदद करने का मौका आए ना, हमेशा करना। मदद कैसे काम आती है वो आपने देखा है। कुछ भी नहीं बचा सर जी, कुछ भी नहीं बचा। और हमारे को इतना तकलीफ में हो गए हम, हमें को बचा लो, हमें को बचा लो, हमें को बचा लो। उन लोगों ने बताया अपना है डबल इंजन वाला, बिना फिक्र रहो आप। तभी से मेरे दिल में डबल इंजन नहीं, ट्रिपल इंजन वाले होंगे, ऐसा होने लगा मेरे दिल में। पूरा देख लिया कि हमको विश्वास हुआ कि मेरा नरेंद्र मोदी हमको बचाने के लिए बच्चा कैसे खोज जाता है, उसको ढूंढ के कैसे निकालता है, ढूंढ के निकाल के घर में कैसे लेके आता है, ऐसे आपने निकाल के छोड़ दिया। धन्यवाद, हम कितना धन्यवाद है कि तुमको कम। इतने सुरक्षा से यहाँ पे बैठे हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से सर, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। आपको जितना भी मैं धन्यवाद बोलूँ कम है सर। आगे बढ़ते हैं। वजीर खारजा जयशंकर ने बताया कि ऑपरेशन कावेरी एक चैलेंज से भरा रेस्क्यू ऑपरेशन था। उन्होंने कहा कि हमारे सिफारत खाने के एहलकारों ने मिसाली हिम्मत और हम आहंगी का मुजाहरा किया और अपनी जान खतरे में डालकर अपने शहरियों को बाहिफाजत बाहर निकाला। Operation Kaveri was not a one-off. It was a particularly complicated operation. For various reasons, we were hesitant to speak about it too much in public. It wasn't just probity and a sense of responsibility. I was actually genuinely worried that if we highlighted the predicament in which our people were, we would be putting them in danger. In the case of Operation Kaveri, we brought back almost 4,000 people, and broadly about 11-12% of them were inhabitants of Karnataka state. वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज चंडीगढ़ में इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर का इफ्तिताह करेंगे। वो साइबर एंड सिक्योरिटी सेंटर का संग बुनियाद भी रखेंगे। हेरिटेज सेंटर नवादरात मॉडल्स और इंटरैक्टिव बोर्ड्स के जरिए भारतीय फिजाइया के ऑपरेशंस के मुख्तलिफ पहलुओं की नुमाइश करेगा। ये मरकज इंसानी इमदाद और जंगी सलाहियतों के अलावा आफात से बचने में फिजाइया के अहम किरदार को भी पेश करेगा।
इस मरकज में मुख्तलिफ विंटेज तैयारी भी रखे जाएंगे और एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर इस शहर के नौजवानों को भारतीय फिजाइया में करियर बनाने की तरकीब देगा। मरकजी वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण आज मालियाती इस्तेहकाम और तरक्याती कौंसिल FSDC की 27वीं मीटिंग की सदारत करेंगी। इस दौरान वो आलमी और घरेलू चैलेंजों के दरमियान मईशत की सूरत हाल का जायजा भी लेंगी। इस आला सतही मीटिंग में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास समेत मालियाती शोबे के तमाम रेगुलेटर्स शिरकत करेंगे। FSDC इलाकाई रेगुलेटर्स का एक आला इदारा है। इजलास में मौजूदा आलमी और घरेलू इक्तिसादी सूरत हाल और मालियाती इस्तेहकाम के उमूर का जायजा लिया जाएगा। इसके साथ साथ FSDC जामे इक्तिसादी तरक्की के हुसूल के लिए पहले किए गए इक़दामात का भी जायजा लिया जाएगा। केरल के मल्लापुरम जिले के तन्नूर में कश्ती उलटने के वाक़े में मरने वालों की तादाद बढ़कर 22 हो गई है। मरने वालों में ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं जो स्कूल की छुट्टियों में घूमने आए थे। पुलिस ने बताया कि जाए हादसे से मौसूल होने वाली इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक कश्ती पर तकरीबन 40 मुसाफिर सवार थे। मुतादिद मुसाफिरों को करीबी निजी और सरकारी अस्पतालों में दाखिल कराया गया है। गुज़िश्ता रोज़ ये वाक़या शाम 7 बजे के करीब तन्नूर के सियाहती मुकाम तुवल तिरम पर पेश आया। पुलिस ने यह भी बताया कि कई एम्बुलेंसों और फायर सर्विस के अहलकारों और रजाकारों के साथ इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। उन्होंने कहा कि हादसे की वजह का अभी पता नहीं चल सका है और डूबी हुई कश्ती को साहिल तक लाने की कोशिशें की जा रही हैं। केरला हुकूमत ने तन्नूर में कश्ती हादसे की वजह से आज के तमाम सरकारी प्रोग्रामों को मनसूख कर दिया है। वजीर आला पिनाराई विजयन आज जाए हादसे का दौरा करेंगे। रियासती हुकूमत ने एक बयान में कहा कि हादसे के बाद वजीर सेहत वीना जॉर्ज ने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए एक हंगामी मीटिंग बुलाई। बयान में कहा गया है कि जॉर्ज ने हिदायत दी है कि जख्मियों के लिए हर मुमकिन इलाज को यकीनी बनाया जाए और पोस्टमार्टम के अमल को तेज किया जाए ताकि लाशों को जल्द अज जल्द लवाहिकीन के हवाले किया जाए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मल्लापुरम कश्ती हादसे पर गम का इजहार किया है। उन्होंने ट्वीट में कहा कि केरला के मल्लापुरम में कश्ती हादसे में लोगों की मौत इंतहाई अफसोसनाक है। मैं उन कुनबों से दिली ताज़ियत करता हूं जिन्होंने अपने प्यारों को खोया है। जिंदा बचे लोगों की सेहतयाबी के लिए मैं दुआगो हूं। नायब सदर जगदीप धनखड़ ने भी मल्लापुरम कश्ती हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि कश्ती उलटने के वाक़े में लोगों की मौत पर गहरा दुख हुआ। सोगवार खानदानों से ताज़ियत। तमाम अफराद की बाहिफाजत बचाव और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए मैं दुआ करता हूँ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने महलूकीन के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया है और प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड से उनके लिए 2 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान किया है। ट्वीट में वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि केरला के मल्लापुरम में कश्ती हादसे में लोगों की मौत से अफसुर्दा हूँ। सोगवार कुनबों से ताज़ियत। हर मरने वाले के लवाहिकीन को प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड से 2 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम की जाएगी। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। खलीज बंगाल के जुनूब मशरिक और इससे मुत्तसिल जनूबी अंडमान समुद्र में एक तूफान बन गया है जिससे इस खित्ते में कम दबाव का इलाका बनने का अंदेशा है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि मंगल तक खलीज बंगाल के जुनूब मशरिक में और जुनूबी अंडमान समुद्र में गहरे दबाव का इलाका बनने का इम्कान है। इसके बाद ये दबाव एक समुद्री तूफान में तब्दील होकर वस्ती खलीज बंगाल और शुमाली अंडमान की तरफ बढ़ सकता है। मुमकिना मौसमियात ने कहा है कि महकमा मौसमियात ने कहा है कि सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखी जा रही है। इसके असरात से 10 से 11 मई को अंडमान और निकोबार जजायर में बहुत ज़्यादा बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने माहीगीरों, छोटे जहाज़ों और कश्तीबानों को मशवरा दिया है कि वो इस माह की 9 तारीख से जुनूब मशरिक़ी खलीज बंगाल और अंडमान और निकोबार जजायर और इससे मुत्तसिल इलाकों में जाने से गुरेज करें।
इंसानियत के खूबसूरत मुजाहिरे के लिए योग आलमगीर शऊर को इनफरादी शऊर के साथ मिलाने का बाइस बनता है। कुदरती माहौल में योग और ध्यान की मश्क फितरत के साथ ताल्लुक को गहरा करता है। पेश है ये खुसूसी रिपोर्ट। आपको हम एक बार फिर बता देते हैं कि योग हम सब की ज़िंदगी के लिए काफ़ी अहम होता है और साथ ही इंसानियत के खूबसूरत मुजाहिरे के लिए अगर योग की ही बात की जाए तो योग आलमगीर शऊर को इनफरादी शऊर के साथ मिलाने का बाइस बन जाता है। अगर कुदरती माहौल की तरफ रुजू करें तो ये माहौल योग और ध्यान की मश्क फितरत के साथ ताल्लुक़ को गहरा कर देता है। आइए इस खुसूसी रिपोर्ट में ये देखते हैं। ऐसा माना जाता है कि योगा की मश्क तहजीब के आगाज से 10,000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। सिंधु सरस्वती वादी की तहजीब की मुतादिद मोहरें और हयातियाती बाक़ियात कदीम हिंदुस्तान में योगा की मौजूदगी की तस्दीक करते हैं, जिसमें योगा की मश्क करने वाले योगिक शक्लों और आदत-ओ-शुमार हैं। योग विद्या में भगवान शिव को आदि योगी के तौर पर पूजा जाता है। कई हजार साल पहले हिमालय में पहाड़ केदारनाथ के करीब बर्फानी झील कांति सरोवर के किनारे आदि गुरु शिव ने सप्त ऋषियों को अपना गहरा इल्म फराहम किया। सप्त ऋषियों ने इस ताकतवर योगिक साइंस को दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में पहुंचाया। बाबा अगस्त्य सप्तऋषि ने बरे सगीर का सफर किया और इस सकाफत को एक असल योगिक तर्ज जिंदगी बनाया। योगा की मश्क इनफरादी शऊर को आफाकी शऊर के साथ खुद शनासी और मोक्ष की तरफ ले जाती है। ऋषिकेश योग पीठ सैंक्चुरी इंसानी तरक्की का एक रिवायती योग मरकज है, जहां हम हिंदुस्तान के कदीम क्लासिकी और भरपूर योगा के तरीकों से जुड़ सकते हैं, जो खुद के अंदर ये महसूस करवा सकें एक बार भी कि हम शरीर से परे, मन बुद्धि से परे अंदर एक साक्षी मात्र, एकमात्र साक्षी, एकमात्र दृष्टा है। इसका अनुभव करा सकें एक बार भी, एक भी झलक उसको दिखा सकें, वो फिर उसकी आध्यात्मिक यात्रा उस दिन से, उसी पल, उसी क्षण से शुरू हो जाती है। आज का जदीद योगा जिस्मानी नश्वनुमा पर तवज्जो मरकूज करते हुए तिजारती पहलुओं की तरफ ज्यादा माइल है, जबकि हमारा रिवायती योगा रूहानी रोशन ख्याली और खुद तरक्की के हुसूल के लिए आला तरीन खुद तक पहुँचने पर तवज्जो मरकूज करता है। ऋषिकेश सैंक्चुरी, पतंजलि अष्टांग सूत्र, भगवत गीता योग और साथ ही याज्ञवल्क्य और हिरण्य गर्भ के फलसफे के साथ इंसानी जहन की तश्कील में इसी तरह की तकनीकों की पैरवी करती है, जिसने 20वीं सदी के आसपास अहमियत हासिल की। भगवान श्री कृष्ण ने जैसे भगवत गीता में कहा है, कैसे तीनों में बैलेंस बना करके, राज्य तम और सत्य में कैसे बैलेंस बना करके पूरे की पूरी चीज को लिफ्ट करे, पूरे के पूरे सिस्टम को, पूरे पूरे योग के विज्ञान को कैसे अपने जीवन में उतारे, वो हम यहाँ पे बताने का प्रयास करते हैं। जदीद दौर में योगा के पूरे तस्वुर, साख्त और बुनियाद में जबरदस्त तब्दीली आई है। 500 कब्ल मसीह से 800 ईस्वी तक मुनि व्यास योगा सूत्र, महावीर और बुद्ध के योगा की तरक्की का क्लासिकी दौर था। 800 ईस्वी से 1700 ईस्वी के बाद के क्लासिकी दौर में आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, सूरदास और मीराबाई का गलबा था। मत्स्येंद्रनाथ, गोरक्षनाथ, घरेंडा श्रीनिवास भट्ट के हठ योग ने 19वीं सदी के वस्त में शोहरत हासिल की, जिसने समाज में इंसानियत और इत्तेहाद पैदा किया। योग ऋषियों की आवाज है, जो हमें वाज़ेह तौर पर बताते हैं कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं और कहां जा रहे हैं। और नाज़रीन, आइए अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, अखबारात की जायजे में सबसे पहले बात रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की। राष्ट्रीय सहारा के अगर सफ़े अव्वल की बात की जाए तो आपको बता दें कि कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के लिए मुहिम आज शाम वैसे तो 5 बजे तक थम जाएगी। अगर कल की बात की जाए तो कल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक रैली की और कहा कि कर्नाटक की तरक्की करके आशीर्वाद को के साथ वापस कर दूंगा।
तो नाज़रीन ये थी कर्नाटक असेंबली की बात। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। ऑपरेशन कावेरी सबसे ख़तरनाक और पेचीदा था, ये कहना है वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का। और अब नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा हमारा समाज पर। हमारे समाज की सुर्खी है साबिक़ फ़ौजियों के तमाम मसाइल हल करेंगे। और आपको बता दें, कहना है मरकज़ी वज़ीर जनरल रिटायर VK सिंह का। और इसी अखबार की नाज़रीन अगली सुर्खी पर नज़र डाल लेते हैं। यौम जमहूरिया पर ख़वातीन की ताकत का मुज़ाहिरा होगा और परेड में सिर्फ ख़वातीन होंगी शामिल। वज़ारत दिफ़ा ने तमाम महकमों को ये ख़त लिखा है। और अब नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस पर। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की एक सुर्खी है, हिंदुस्तान अमृतकाल में जो भी करेगा वो कामयाब होगा। मरकज़ी वज़ीर ज़राअत का ये कहना है। और अब नज़र डाल लेते हैं अगली ख़बर पर। अगली ख़बर भी हमने इसी अखबार से ली है। ताला, तालीम और तहज़ीब अलीगढ़ की पहचान है। और ये कहना है उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का। और अब नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा इनकलाब पर। इनकलाब की सुर्खी है तुर्की में सदारती इलेक्शन होने हैं और इसके लिए उर्दगान और कमाल ओगलू की इंतखाबी मुहिम अपने उरूज पर बताई जा रही है। और इसी अखबार की अगली सुर्खी पर आइए नज़र डाल लेते हैं। अगली सुर्खी भी नाज़रीन हमने इसी अखबार से ली है। और ये सुर्खी है ईरान में अलहदगी पसंद रहनुमा को फांसी दे दी गई है। तो नाज़रीन ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। और आइए अब बुलेटिन की जानिब लौटते हैं और कुछ खेल की खबरों पर नज़र डाल लेते हैं। ताशकंद में जारी वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में भारतीय बॉक्सर्स ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा जारी रखा। कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतने वाले मोहम्मद हसामुद्दीन ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। मुकाबले के 57 किलोग्राम हैवी वेट प्री क्वार्टर फाइनल में हसामुद्दीन ने रूसी बॉक्सर डिवार्ड सेविन को 5-0 के फर्क से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पर मोहर जब्त की। दूसरी जानिब भारतीय मुक्केबाज दीपक बोरिया ने भी वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। मुकाबले के 51 किलोग्राम जुमरे में दीपक ने ओलंपिक मेडलिस्ट कजाकिस्तान के साकिन बियोसिनोव को 5-2 के फर्क से शिकस्त देकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। और आइए अब जानते हैं मौसम का मिजाज। तो नाज़रीन इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दी, आदाब।